हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 का प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट तक कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जो हमारा सामान्य अध्ययन से है, और हम लोग इसमें विज्ञान के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो हमारा सामान्य अध्ययन का आज का पहला प्रश्न क्या है? बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन ए है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति से, ऑप्शन बी है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन सी है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और ऑप्शन डी है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। तो बेस्टिल क्या था? तो बेस्टिल जो है एक किले का नाम था, ठीक है, और ये कहाँ था? तो पेरिस, फ्रांस में था। और यहाँ पे 14 जुलाई 1789 को जो होता है, इस पर आक्रमण होता है, और इसी के पतन के बाद क्या होता है? तो यहाँ पे जो है वो राजतंत्र खत्म हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसी में हम लोग देखिए, तीसरा जो है सी ऑप्शन, अमेरिका की स्वतंत्रता। तो ये कब हुई थी अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम? तो ये 1775 से 1783 के बीच तक चली थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? आपके पास ऑप्शन ए है कार और टेलीविज़न सेट, बी है दूध और दुग्ध उत्पाद, ऑप्शन सी है खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, और ऑप्शन डी है पंखा और बिजली की स्त्री जैसी विद्युत उपकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। तो देखिए, ये अर्ध टिकाऊ वस्तुएं किसे कहा जाता है? तो जिनकी आयु 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच की होती है, उसे अर्ध टिकाऊ वस्तु कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो आपके पास ऑप्शन ए है अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे, ऑप्शन बी है न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है, ऑप्शन सी है आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी है आर्थिक लगान वह राशि होती है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका तीसरे का? देखिए, छोटा कर दिया मैं, अब सब एक साथ दिखाई देगा। तो इसमें तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है, ये सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर पे। 4 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से होती है? आपके पास ऑप्शन ए है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, बी है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, सी है उस वस्तु की कीमत में गिरावट, और डी है उपभोक्ता की आय में गिरावट। तो चौथे नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो जैसे ही कीमत हम लोग बढ़ा देते हैं तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है? तो घट जाती है। तो ये सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। क्या कर रहा है? निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है क्या सवेतन कार्य और फुर्सत में से किसी एक को चुनना, ऑप्शन बी है यह तय करना कि 2 वस्तुओं में से किस पर खर्च किया जाए, सी में है व्यक्तिगत आय के वैकल्पिक तरीकों में से किसी तरीकों को चुनना, और डी में है यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीका से व्यतीत किया जाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का आर्थिक गतिविधि तो हो ही नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आपके पास ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। और 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। और पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन
की शक्ति किसे प्राप्त है? आपके पास ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास होता है अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार। और ये किसमें? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के खंड ए के अनुसार राज्यसभा ने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्पना के आधार पर ही ये किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 8 पे। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? आपके पास ऑप्शन ए है कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी है जनवाद का संरक्षण, ऑप्शन सी है विजय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना का तथा कौशल मंदिर, ये इनकी जो थी वो क्या थी? तो सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर कौन सा? तो 9 पे। 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? आपके पास ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी है खारवेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, और आप लोग को पता होगा एहोल प्रशस्ति में जो है वो किन की रचना है? एहोल प्रशस्ति तो रवि कृति की, और इसमें जो है इसमें बताया गया है हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजय होते हैं, ठीक है, और हर्षवर्धन पराजित होते हैं। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है? तो राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ हो जाती है? तो ऐहोल से बदामी कर दी जाती है। बदामी को क्या किया जाता है? तो राजधानी बना लिया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 10वें नंबर पे। मैन कैफ का लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है मोजिनी या मैजनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए एडोल्फ हिटलर जो हैं वो इनके लेखक हैं। किसके? तो मैन कैफ के। और मैन कैम्प जो है वो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, और इसे संपादित किसने किया था? तो इसे संपादित किया गया था 1925-1926, 2 भागों में ये संपादित मतलब निकाला गया था। और इसका संपादन किया था रूडोल्फ हेस के द्वारा। इसका संपादन किया जाता है किसके द्वारा? तो रूडोल्फ हेस। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, रूडोल्फ हेस के द्वारा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है ड्राई कैसिर बंद संधि, ऑप्शन बी है त्रिपक्षीय संधि, ऑप्शन सी है पुनः बीमा संधि, ऑप्शन डी है द्वयात्मक संधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए ड्राई कैसर बंद संधि। ठीक है, अब चलिए इसमें कौन कौन से किनके बीच ये संधि हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के बीच ये संधि हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1873 को। ठीक है, और ये क्यों किया गया था? तो ये फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए ये संधि किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे। 12 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है 296, ऑप्शन बी है 313, ऑप्शन सी है 318, ऑप्शन डी है 316। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 313। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब क्या होता है? तो संविधान लागू कर दिया जाता है। उसके बाद जो संसद काम करती है उसे ही क्या कहा गया? तो अंतःकालीन संसद कहा गया। और जो संविधान सभा थी उसमें स्टार्टिंग में तो 296 मेंबर रहते हैं, लेकिन बाद में 313 हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अंतःकालीन के सदस्य के रूप में काम करते हैं उसमें 313। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 1952 तक चलता है, और जैसे ही चुनाव होते हैं और नया सरकार गठन हो जाता है तो इसे भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और इसकी अवधि क्या होती है? तो 2 साल 2 माह और 22 दिन की इसकी अवधि होती है अंतःकालीन संसद की। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? आपके पास ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, ऑप्शन बी है सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, ऑप्शन सी है कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि ये जो था सत्याग्रह सम्मेलन था, ना कि शताब्दी सम्मेलन था, ठीक है। और बाद में इसे 2007 में जो होता है वो वो कौन सा, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की मान्यता कौन देता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे मान्यता दिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। आपके पास ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है संसद। तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संसद, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो है ये नए राज्य के प्रवेश और उसका नामांकन का क्या है, तो चर्चा किया गया है, ठीक है। और ये विधेयक लाने से पहले क्या करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना। आपके पास ऑप्शन ए है दक्कन पठार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ये दक्कन का पठार फैला हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है पेडोकल, ऑप्शन बी है पेडल्फर, ऑप्शन डी है पॉडसाल, ऑप्शन डी है लेटेराइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेडोकल जो है वो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 पे। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों, ऑप्शन बी है कृषि व्यर्थ भूमि प्लस परती भूमि, ऑप्शन सी है पुरानी परती भूमि प्लस वर्तमान परती भूमि और ऑप्शन डी है कुल परती भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुल परती भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पे। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। आपके पास ऑप्शन ए है श्रीकांत शास्त्री, ऑप्शन बी है श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन सी है आर समा शास्त्री और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर श्यामा शास्त्री। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है। आपके पास ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है सुंदरवन, ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये सबसे बड़ा है और इसके बाद कौन सा आता है, तो सुंदरवन आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 पे। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है। आपके पास ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक के कहाँ, तो कर्नाटक के हसन में, आप लोग ये याद रखिएगा कर्नाटक के हसन में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो 1982 ईस्वी में, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 21 नंबर। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। आपके पास ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7%, ठीक है। और ये किस किस के बीच पाई जाती है, तो आप लोग कह सकते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 22वें पे। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आपके पास ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है एजवर्थ, ऑप्शन सी है जॉन रॉबिन्सन और ऑप्शन डी है जू एस मिल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ठीक है। और एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध बुक है जिसे आप लोग याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये किन का है, तो ये एडम स्मिथ का है, वेल्थ ऑफ नेशंस। चलिए और इसी में इन्होंने ये कराधान सिद्धांत दिया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा ये उष्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उष्ण होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। आपके पास ऑप्शन ए है सुअर का मांस, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है बकरे का मांस, ऑप्शन डी है गोमांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोमांस। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। और गोमांस को क्या कहते हैं, गोमांस को बीफ कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 24 नंबर। लाइफ डिवाइन पुस्तक
किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन ए है एम के गांधी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है एस राधा कृष्णन और ऑप्शन डी है श्री अरविंदो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अरविंदो के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और श्री अरविंदो जो थे वो एक दर्शन शास्त्री थे। और ये पुस्तक किस तरह की पुस्तक है? तो ये निबंधात्मक पुस्तक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है? आपके पास ऑप्शन ए है ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन बी है यू आकार की, ऑप्शन सी है भी आकार की और ऑप्शन डी है अधोगामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधोगामी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 26 पे। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? आपके पास ऑप्शन ए है घास स्थल, बी है उष्णकटिबंधीय वन और सी है सवाना और डी है शंकु वृक्षी वन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए घास स्थल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे। प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंधन है? आपके पास ऑप्शन ए है फेडो, ऑप्शन बी है द स्टेट्समैन, ऑप्शन सी है द रिपब्लिकन, ऑप्शन सी है द रिपब्लिक और ऑप्शन डी है एपोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द रिपब्लिक जो है, इसी में शोध प्रबंधन की चर्चा की गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। क्या है? ग्रैमी पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है अभिनय, बी है संगीत, सी है गायन, डी है बॉक्सिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी संगीत। ठीक है, और ये संगीत के विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाला पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये कब शुरू किया गया था। तो ये 4 मई 1959 से दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है गंभीर सागरीय मैदान, ऑप्शन बी है महासागरीय खाई, ऑप्शन सी है रिफ्ट घाटी और ऑप्शन डी है महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महासागरीय शेल्फ और ढाल। क्या होता है? ये नदियों के द्वारा जो अपर्दन करके मिट्टियाँ ले जाई जाती है और समुद्र में निक्षेप किया जाता है, वही है ये। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 पे। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है? आपके पास ऑप्शन ए है एशियन ड्रामा, बी है एमा, सी है दास कैपिटल और डी है गुड अर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल। ठीक है, इस पुस्तक को पूंजीपतियों की राजनीतिक आर्थिक आलोचना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? ऑप्शन ए है सुक्ति संग्रह, ऑप्शन बी है मूसा संहिता, ऑप्शन सी है त्रिपिटक और ऑप्शन डी है जेंद अवेस्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मूसा संहिता के रूप में यहूदियों के धार्मिक पाठ को जाना जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर। मेघदूत का लेखक कौन है? तो आपके पास ऑप्शन ए है हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी है वान भट्ट, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास। ठीक है, और इसका मेघदूत का अर्थ क्या होता है? तो मेघदूत का अर्थ होता है संदेशवाहक बादल। ठीक है, और इस मेघदूत जो है वो गीत काव्य है और इसमें कुल 111 छंद हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि मेघदूत को अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो हॉरेस हायरमैन। कौन? तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, हॉरेस हायमैन। ठीक है, हॉरेस हायमैन विल्सन। कौन? तो हॉरेस हायमैन विल्सन के द्वारा इसे सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? आपके पास ऑप्शन ए है अमृता प्रीतम, बी है महादेवी वर्मा, सी है आशा पूर्णा देवी और डी है मुल्कराज आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। और इनकी और भी उपन्यास हैं जैसे कि कूली, अनटचेबल, ये सभी इनकी उपन्यास है। और इनका जो द मॉर्निंग फेस, ये इनकी आत्मकथा है। क्या? द मॉर्निंग फेस। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से एक बरसाती नदी है? आपके पास ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है ब्यास। तो इसका आप लोग उत्तर कर लीजिएगा ब्यास। वैसे ब्यास भी हिमालय से ही निकलती है
लेकिन फिर भी इसमें और कोई नहीं हो सकता, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस इसी का है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न। एंटार्क्टिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? आपके पास ऑप्शन ए है माउंट ब्लैक, ऑप्शन बी है माउंट इरेबस, ऑप्शन सी है माउंट एलब्रस और ऑप्शन डी है माउंट कुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट इरेबस। ठीक है, आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा माउंट इरेबस। और माउंट सिडली जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 पे। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन ए है असहयोग, बी है सीधी कार्रवाई, सी है बहिष्कार और डी है सविनय अवज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा। ठीक है, और ये दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च को, आप लोग याद रखिएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, और कब तक चला था? तो ये 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 तक ये कुल 14 दिनों की यात्रा, 24 दिनों की ये यात्रा थी। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्य थे ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो 78 सदस्य इसमें चुने गए थे साथ चलने के लिए। अब इसके बाद जो होता है वो सविनय अवज्ञा ये शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 37 नंबर। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? आपके पास ऑप्शन ए है ब्रंचेज, ऑप्शन बी है डी लेबलेजी, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है रैटजेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डी लेबलेजी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और ये पॉसिबिलिज्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो पॉसिबिलिज्म को हिंदी में हम लोग संभावनावाद भी कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38 नंबर। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है मस्की, ऑप्शन सी है हाथी गुफा, ऑप्शन डी है एहोल। तो हम लोग ने इससे पहले भी इसी सेट में इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एहोल। ठीक है, और मैंने बताया था आपका कि ये होल में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध होता है उसी की चर्चा की गई है। इसमें क्या होता है? तो पुलकेशिन द्वितीय विजय होते हैं। और चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म या आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म या चेतना दिवस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी है वांडी वॉस की लड़ाई, ऑप्शन सी है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी है बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वांडी वॉस की लड़ाई। ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई 1760 में लड़ी गई थी। आप लोग ये याद रखिएगा 22 जनवरी 1760 को। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आयर कूट। आप लोग ये भी याद रखिएगा, आयर कूट के द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया जाता है। और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर ले रहे होते हैं? तो लाली। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन करते हैं? तो लाली, और अंग्रेजों का आयरकूट। और इसमें फ्रांसीसी की हार होती है और इसके बाद जो है भारत में फ्रांसीसी का पतन होना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो देखिए ये हम लोगों ने पिछले सेट में भी इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है ए सेंट जर्मेन समझौता, ऑप्शन बी ट्रिनॉन समझौता, ऑप्शन सी वर्साई समझौता, ऑप्शन डी पेरिस समझौता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पेरिस समझौता से ये क्रीमियन युद्ध जो होता है उसका अंत होता है। और ये कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1853 से 1855 के बीच या 1856 के बीच आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन किस किस के बीच लड़ा गया था? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि एक पक्ष जो होता है वो फ्रांस, ब्रिटेन, सर्डानिया और तुर्की का होता है और दूसरी तरफ रूस रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण युद्ध था और ये पेरिस के समझौते से ये समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर। भारतीय प्रायद्वीप
की सबसे लंबी नदी है? आपके पास ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो देखिए ये आप लोग बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। और गौ से गंगा होता है, तो प्रायद्वीपीय भारत की पूछेगा तो गोदावरी। और गोदावरी को क्या कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। कितनी? तो 1465 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43। मोरेन कहाँ है, कहाँ बनते हैं? ठीक है, मोरेन कहाँ बनते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है मानसून क्षेत्र, ऑप्शन बी है नदियों के डेल्टा, ऑप्शन सी है शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन डी है हिमानी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्रों में मोरेन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन ए है वलित पर्वत, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी है ब्लॉक पर्वत। तो हिमालयी पर्वत जो हैं वो किस तरह के पर्वत हैं? तो ये है वलित पर्वत। ठीक है, क्योंकि ये संपीड़न के कारण वलित मतलब धरती के मुड़ने से ये पर्वत का निर्माण हुआ है, और ये अभी भी बन ही रहा है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी में और भी पर्वत आप लोग याद रखिएगा वलित पर्वत में, जैसे कि आल्प्स पर्वत है, यूराल पर्वत है, रॉकी, एंडीज, ये सारे वलित पर्वत ही हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी है यूएसए जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। ठीक है, और फिनलैंड में कुल 2 लाख से भी ज़्यादा झीलें हैं। ठीक है, और 10% भूमि पे झील और नदियां ही हैं फिनलैंड की। अगली क्वेश्चन देखते हैं जो है 46 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है बट वृक्ष, बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। ठीक है, और ये और कौन कौन से इसमें आते हैं ग्रीन गोल्ड में? तो इसमें आते हैं आपके नीम, बांस। ठीक है, ये भी ग्रीन गोल्ड या हरा सोना के अंतर्गत आता है। और इस यूकेलिप्टस पे जो है वो क्रिप्टोकोकस नामक फफूंदी होता है। ठीक है, या उसका ये पोषण करता है और जो मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित संस्था के अनुसार गलत दर्शाई गई है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। आपके पास ऑप्शन ए है केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, बी में है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, सी में है केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में है, और डी में है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है। तो इसमें बोल रहा है आपका कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। ये कानपुर में न होकर ये कहाँ है? तो लखनऊ में। आप लोग ये याद रखिएगा, लखनऊ में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। फ्रांस के पेरिस में ये आयोजित किया गया था, और पेरिस से रायूएन तक ये क्या किया गया था? तो ये रेस लगाई गई थी। और इसे कौन आयोजित किया गया था या किसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था? तो वहाँ का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था ली पेटिट जनरल। ठीक है, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1894 ईस्वी में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 49। वेदांगों की संख्या बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है 5, बी है 11, सी है 6 और डी है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुल 6 वेदांग है। और वेदांग क्या होते हैं? तो वेद की रचनाओं को अच्छी तरह समझने के लिए जो है वो वेदांग की रचना की गई थी। और इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सा है? तो शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। चलिए अब हम लोग चलते हैं 50वें प्रश्न जो सामान्य अध्ययन का आखिरी प्रश्न होगा। क्या कह रहा है? हरित स्थल
ग्रीनलैंड है। आपके पास ऑप्शन ए है निम्न पठार, ऑप्शन बी है बर्फ से पूरी तरह ढका महाद्वीप, ऑप्शन सी है बड़ी बर्फ चादर, ऑप्शन डी है बर्फ से ढका उच्च पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्फ से ढका उच्च पठार। और ग्रीनलैंड जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो ग्रीनलैंड ही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, जो हमारा विज्ञान सेक्शन का प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है। और विज्ञान सेक्शन का पहला जो आज का 51 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन ए है पत्ते, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है छाल, ऑप्शन डी है फल आवरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फल आवरण से ही हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। आपके पास ऑप्शन ए है समुच्च कृषि, ऑप्शन बी है समुच्च वेदिकाकरण, और ऑप्शन सी है अवनालिका नियंत्रण, ऑप्शन सी है बेसिन लिस्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुच्च कृषि। तो इसमें समुच्च कृषि में क्या किया जाता है, तो ये अक्सर पहाड़ी या ढाल वाले इलाकों में किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो हल से या किसी चीज़ से इसमें वृत्ताकार पथ में जुताई की जाती है, जिससे क्या होता है, तो भूमि का या मृदा का अपरदन नहीं कम से कम हो पाता है, या मृदा का संरक्षण इस पद्धति से किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 53 पे, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉड सिल्क कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है एस्पायरोगाइल, क्या है ऑप्शन ए एस्पायरोगायरा, ऑप्शन बी है राइजोपस, ऑप्शन सी है इस्ट या खमीर, ऑप्शन डी है यूलोथ्रिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एस्पायरोगायरा जो हो जाएगा। ये एस्पायरोगायरा क्या है, तो ये एक तरह का शैवाल है, ठीक है, और इसे पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क या पोंड एस्कम या जलपरी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 54, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। आपके पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है अनेक, ऑप्शन डी है 0। तो 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, 0 जो हो जाएगा, ये सही है। क्योंकि जीवाणु में जो होता है वो प्रोकैरियोटिक, जीवाणु क्या होता है, जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जबकि सूत्रकणिका जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्या कह रहा है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। आपके पास ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है परिक्षेपण, ऑप्शन सी है ध्रुवन, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये ध्रुवन के कारण ये क्या होता है, तो समुद्र की सीपी जो है वो सुनहरी दिखाई देती है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण है। ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है ह्रासमान, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सिद्धांत जो है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 57 पे, क्या कह रहा है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। आपके पास ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी है घर्षण बल। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है, और ये बाहर की ओर लगने वाला बल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पे, टेलनेट का तात्पर्य, आपके पास ऑप्शन ए है टेलीफोन नेटवर्क, बी है टेलीविज़न नेटवर्क, सी है टेली टाइप नेटवर्क, ऑप्शन डी है टेलीफैक्स नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन नेटवर्क। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है पारद, और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद, जिसे हम लोग पारा या मरकरी भी कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 60 नंबर पे, 60 नंबर क्वेश्चन है, गायनेकोमैस्टिया क्या है, गायनेकोमैस्टिया क्या है। आपके पास ऑप्शन ए है पुरुषों में कानों पर बाल आना, ऑप्शन बी है महिलाओं का बढ़ा हुआ कद, ऑप्शन सी है महिलाओं में अतिरिक्त उंगली विकसित होना, और ऑप्शन डी है पुरुषों में स्तनों का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषों में स्तनों का विकास जो है वो गायनेकोमैस्टिया के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 61 नंबर, 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। आपके पास ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है अनुपर्ण, ऑप्शन सी है पत्ते, ऑप्शन डी है कलियों।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ते। ये सूल का मतलब क्या होता है, वो कैक्टस जो होता है उसके ऊपर जो हम लोग कांटा देखते हैं वो किसका रूपांतरण है, तो वो पत्ते का ही रूपांतरण होता है। पत्ता जो है वो कांटे में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या होता है, तो उसका वाष्पोत्सर्जन कम होता है और कम जल में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर। क्या कह रहा है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। आपके पास ऑप्शन ए है माइक्रोसिस्टिस्म, क्या है ऑप्शन ए माइक्रोसिस्टिस, और ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है क्लोरेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 63। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं। आपके पास ऑप्शन है रेस्टरॉयड, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है भारी धातु मतलब हेवी मेटल, ऑप्शन डी है बफर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन जो है वो कार्बनिक अणु होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या कह रहा है, अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है उतापमापी मतलब पायरोमीटर, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है फोटोमीटर, ऑप्शन डी है स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फोटोमीटर के द्वारा अवरक्त किरणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्या कह रहा है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। आपके पास ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट जो है वो सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या कह रहा है, न्यूरॉन क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऑप्शन बी है ऊंचाई की आधारभूत इकाई, ऑप्शन सी है रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन के प्रतिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 67 पे। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन ए है पौधे, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है फंजाई या कवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पौधे में पाई जाती है सेलुलोसी की भित्ति। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 68 पे। क्या है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। आपके पास ऑप्शन ए है पित्त फाइबर, ऑप्शन बी है एक्सॉन, सी है नेफ्रॉन और डी है न्यूरॉन। तो 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी नेफ्रॉन। ठीक है, और हमारे शरीर में कुल कितने जोड़े वृक्क होते हैं, तो कुल 1 जोड़ी वृक्क पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन जिन्हें हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं उनसे बने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है न्यूसेलस, ऑप्शन बी है हाइपोकोटाइल, ऑप्शन बी है एम्ब्रियो, ऑप्शन डी है एंडोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है विटामिन बी का, ऑप्शन सी है इन्वर्टेज का, ऑप्शन डी है विटामिन सी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी का जो है वो मुख्य स्रोत है कौन सा, ईस्ट। चलिए अब हम लोग चलते हैं, और ईस्ट क्या है, तो ईस्ट है एक कवक है। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है फल शर्करा फ्रुक्टोज, बी है सैकरीन, सी है स्यूक्रालोस और डी है एस्पार्टेम। तो इसमें आपके सही उत्तर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। फल शर्करा जो है वो क्या है, तो ये कम मीठे वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अम्ल में क्षारता 1 है। आपके पास ऑप्शन है सोडियम डाइहाइड्रो, क्या है ऑप्शन ए सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑप्शन बी है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी है फॉस्फोरिक अम्ल। तो 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है ऑप्शन बी डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है खजूर का तेल, ऑप्शन बी है सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन सी है अलसी का तेल, ऑप्शन डी है
बिनौले का तेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलसी का तेल। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एरंड का तेल भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 74 पे। 74 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषक के कारण होता है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये सी में ये नाइट्रस नहीं होगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो नाइट्रोजन, आप लोग इसे याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। और 75 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंधन है। तो आपका इसमें ऑप्शन है, ए में है H2O, बी में है NH4Cl और सी में है CO3, डी है SO2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH4Cl। तो इसमें ये तीनों बंध कौन कौन सा, तो आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक बंधन, तीनों बंधन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने आज के सारे सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्नों को कर लिया है। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन की बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप लोग उसे जल्द से जल्द उसके थ्रू अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसका इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ जो हमारा सेट नंबर 13 होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।